हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? फैन चलाना है, उधर का फैन ऑन कर दीजिए। उधर का फैन फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है। नहीं, हम यूट्यूब पे कमेंट देखे बच्चा लोग का, तो उसमें लिखा हुआ था मास्टर साहब बहुत फास्ट। दो कंप्लेन था मेरा। एक था सर अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि बोलते हैं किडनी फेल हो जाएगा और एक नंबर के लिए मार्क्स छूट जाएगा। लेकिन ये जब भी हम बोलते हैं, हम ही नहीं बोले ऐसा हो ही जाएगा, हम उसमें शर्त लगाते हैं अगर आप गलत करते हैं तो गलत मत करिए, तो नहीं होगा। गलत करिएगा तब ना होगा, इसका मतलब आपके अंदर गलत करने की प्रवृत्ति है। नहीं समझे? जैसे हम बोले क्या कि अगर आप ऐसा लिए, दो पेपर अगर कोई एक्स्ट्रा लिए तब आपका किडनी फेल हो जाएगा। अगर हम ऐसा बोले तो लेना ही नहीं है दो पेपर, तो किडनी फेल थोड़े होगा। क्या सही है गलत? हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, जो ऑनलाइन में कमेंट किए थे आज से बोलेंगे नहीं, लेकिन एक नंबर फेल वाला तो बोलेंगे। गलत करिएगा तब ना लागू होगा जी। वो भी नहीं बोले हैं। अच्छा चलिए, वो भी नहीं बोलेंगे, हटाइए। दूसरा स्पीड हो रहा था। स्पीड हम बोलते, मेरा आदत है थोड़ा स्पीड बोलने का। 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी 50वां नंबर चला है 3 दिन में, मेरा भी 50 नंबर ही चला है। नहीं चला है, 50-50 ही चल रहा है। लेकिन अंतर यह है कि थोड़ा सा मेरा बोलने का जो है वो क्या है, टोन थोड़ा स्पीड है, तो आज से कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो बोलने का। और जहां भी दिक्कत हो, आप लोगों को तो बोले हैं क्या करना है, टीआरएस दिखाना है, तो कोई हमको दिखाए नहीं तो हमको लग रहा है चल रहा है, चलने दिए। तो जब भी किसी को भी लगे तो इसमें संकोच नहीं करना है, क्या दिखा देना है, टीआरएस। ऑनलाइन वाले पे भी हम ध्यान रखेंगे, तो कि अगर आएगा कंप्लेन तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए। महलवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 60 नंबर से ही था ना। और हम कल ही बताए थे, महाल का मतलब होता है गांव। गांव का जो मुखिया होता था, वही मुखिया टैक्स वसूल करने का काम किया करता था। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, एक तरफ ब्रिटिश यानी कंपनी या फिर बोलिए अंग्रेज, वो भारतीय लोगों से जो टैक्स वसूलते थे, बीच में किसको खड़ा कर दिए थे? मुखिया को खड़ा कर दिए थे। और ये मुखिया इससे टैक्स लेता था, लेकिन ये टैक्स में मुखिया का किसी प्रकार का परसेंटेज या योगदान नहीं होता था। इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम कुछ टॉपिक को अपने अनुसार सेलेक्ट किए हैं, जो लास्ट में बता देंगे। जैसे 2011 की जनगणना, उसके बाद ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक साथ तीनों व्यवस्था के साथ। तो जो जो हमको लग रहा है मेन पॉइंट के साथ बताना है, वो हम आपको साइड में लास्ट में बता देंगे। उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, और बताएंगे नहीं बल्कि याद भी करवा देंगे। महलवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। लिख लिए आप लोग? क्वेश्चन नंबर है 61। महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1822 में। 1822 में, 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था एक भू राजस्व व्यवस्था है, जो अंग्रेजों के द्वारा है ना दिया गया था। 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह था। इससे पहले है कि बाद में? 1793 में आया आपका अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी या इजारेदारी या इस्तमरारी पर था। वो 1857 के पहले है कि बाद में? यानी 1857 के पहले अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में जो इकोनॉमिकल पॉलिसी था, जो आपका आर्थिक नीति जिसको बोलते हैं, वो काफी खराब रहा है और वो शोषित करने वाला रहा है। उसी का एक फल मिलेगा आपका 1857 की क्रांति। जब पढ़ेगा 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तो उसमें एक कारण मिलेगा आर्थिक कारण। और वो आर्थिक कारण यही है कि भू राजस्व व्यवस्था जो था, उसका प्रशासन सही ढंग से अंग्रेज नहीं कर रहे थे, मनमाने ढंग से चीजों को कर रहे थे। वही आर्थिक कारण धीरे धीरे बनकर एक क्रांति को जन्म दिया, जिसका नाम था 1857 की क्रांति। तो वो तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट हो गया ना, यानी आर्थिक कारण हो गया। उसी तरह बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, चर्बी वाले कारण थे, उसका एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना था ना। तो महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1822 में। पुणे और अहमदनगर जिले में किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, 1875। अहमदनगर जिला समझ रहे हैं? इससे टूटकर बना है। अहमदनगर जिला किससे टूटकर बना है? बहुमनी साम्राज्य से। कौन साम्राज्य? बहुमनी साम्राज्य। जब आप लोग एक पार्ट देखे होंगे वहां पर, कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने हैं? पगला शासक बोलते हैं इसको, पागल था ये, सन की था, सन की था, विरोधाभासों का मिश्रण वाला शासक था, है ना। और जो सोचता था, करता था, तुरंत कर देता था, बिना ये जाने कि आगे क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वही मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MBT। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो नए राज्य का उदय हुआ था, दो नए साम्राज्य का उदय हुआ था। एक था आपका विजयनगर और एक था आपका बहुमनी साम्राज्य। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? कृष्णा।
सबसे पहली नदी है तो गोदावरी, जो पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, जिसे इतिहास हम लोग ज्योग्राफी में ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। किसको? गोदावरी को। लेकिन हम वो नहीं बोले, हम बोले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से? तो कृष्णा की जो सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तो कृष्णा नदी के उत्तर में जो साम्राज्य विकसित हुआ, इस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। कौन साम्राज्य? और इसके दक्षिण में जो साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ वो था विजयनगर साम्राज्य। कौन साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। तो ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू या बहमन शाह। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था और कालांतर में ये 5 भागों में विभाजित हो गया। कितने भाग में? 5 भागों में। एक था बरार, एक था बीदर, एक था बीजापुर, एक था गोलकुंडा और एक था अहमदनगर। ये क्या है? अहमदनगर। समझ में आया? तो बहमनी का पार्ट हुआ करता था कौन? अहमदनगर। इसमें से ये 5 भाग टूट गए थे। बरार था, बीदर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर था। कितने भाग में? 5 भाग में। और ये मुस्लिम साम्राज्य था। बहमनी क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। और इसकी राजधानी हुआ करती थी गुलबर्ग, कर्नाटका में। गुलबर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में है। गुलबर्ग हम बोले, गुलबर्ग या गुलबर्गा है ना, कहां पर है? कर्नाटक पर। ये किसकी राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य की। बात करेंगे विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और विजयनगर के संस्थापक थे संगम वंश के 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। फिर इसमें भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी 4 वंशों में डिवाइड था। कितना वंश में? एक था संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरावेडु वंश। कितने वंश थे? 4 वंश। तो उसमें जो पहला वंश था जिसका नाम था संगम वंश, संगम वंश के 2 पुत्र थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी थी हम्पी। और वो हम्पी जो है अभी वर्तमान में यूनेस्को में क्या है? शामिल है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है। हम्पी। और जो रुपया में पूछेगा किस रुपया में है उसका चिन्ह? 50। बताए भी थे। 20 रुपया में किसका? अच्छा, उससे पहले 10 रुपया में किसका? कोणार्क मंदिर, सूर्य का है, उड़ीसा वाला। तो 10 रुपया में। अब 20 रुपया में एलोरा। और 50 में हम्पी। 100 में रानी का बाग, 100 में रानी का बाग, 100 में रानी का बाग, 500 में लाल किला, 200 में सांची का स्तूप, 200 में सांची का स्तूप, 500 में लाल किला, 2000 में मंगलयान, 2000 में। तो ये हम्पी जो है इसका मतलब होता है खंडहर। हम्पी का मतलब खंडहर होता है। हम्पी यूनेस्को में शामिल है। इसको मुख्यालय कहां पर है? पेरिस। तो ये विजयनगर और बहमनी, एक मुस्लिम साम्राज्य और एक हिंदू साम्राज्य। लगता है कि दोनों के बीच मारपीट हुआ होगा, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक चीजों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच लड़ाई का केंद्र था ये दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों का बीच का भूमि। ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी है दोआब, 2 नदियों का बीच का भूमि। तो सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा कि कम? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पाए होंगे कि मिट्टी जो है भारत में 8 प्रकार की है। और उसमें जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के कारण बनती है, नदियों के कारण बनने वाली मिट्टी कौन है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, 2 प्रकार का, खादर और जो नया है वो खादर है, जो पुराना है बांगर है। तो जाहिर सा बात है कि जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। और जब नदियों के किनारे है तो ये जलोढ़ मिट्टी ही होगा और उसके आसपास का क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ होगा। और इस जमीन को लेकर यहां पर मारपीट शुरू हो गया विजयनगर और बहमनी के बीच। स्पष्ट है? तो हम अहमदनगर क्लियर, क्लियर है ना? अहमदनगर कहाँ था? बहमनी का एक क्या था? पार्ट था। पुणे और अहमदनगर जिले में किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, 1875। नील दर्पण बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, हल्के प्रश्नों में है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र के द्वारा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पुस्तक की रचना की गई। अगला, नील दर्पण पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? अच्छा, ये इधर भाग गया, इधर आ जाओ। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त। नील का देखिएगा, इंडिगो की खेती शुरू से प्रचलित रही है और नील का खेती को लेकर आप चंपारण सत्याग्रह भी देख सकते हैं। ये कहां चला गया?
अच्छा यहाँ से आ गया आ गया। अब बताया कीजिए ऐसे ही आप लोग। यहाँ से पूरा स्पष्ट नहीं दिखता है, दूर से क्या होता है अच्छा से दिखता है, तो दूर से आप लोग देख रहे हैं, बताइएगा अगर वैसा होगा तो नील दर्पण जो, हाँ हम बता रहे थे इंडिगो की जो खेती होती थी, इंडिगो का काम होता था, नील का काम होता था डाई वगैरह करने को लेकर। उसी को लेकर सबसे पहला विद्रोह हमारे भारत में हुआ था, जो बंगाल के एरिया में हुआ था। तो सबसे पहले नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो वो होगा चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम लोग तीन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जो 3/20 भूमि पे नील की खेती करना जबरन करवाया जाता था, किसको? भारतीय लोगों को। इसी को मुद्दा बनाकर महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कर दिया, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे राजकुमार शुक्ल। तभी वो अवगत हो पाए कि बिहार में कोई जगह भी है जिसका नाम है चंपारण। यही ना? क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या क्या होता है? हाँ, हरा वाला। इस बार खत्म हो गया। कहाँ गया अजय? यही है ना? 65 नंबर हुआ। बंगाल के किस इलाके में नील की खेती करने से मना किया गया था? गोविंदपुर। हम बताए थे 3 गांव ऐसा था जिसको मिलाकर फोर्ट पिलियम बनाया गया था, याद है? कौन कौन था? गोविंदपुर, तूतानाती और कालीकट। तूतानाती और कालीकट, इसको मिलाकर बनाया था फोर्ट विलियम। और उस फोर्ट विलियम से बना दिया कोलकाता। कोलकाता के संस्थापक थे जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। क्वेश्चन नंबर 66। अंग्रेजों के अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। जमींदार, और छोटे छोटे रूप में बोलेंगे तो साहूकार। नील की खेती के विरोध में बिहार में किस आंदोलन को प्रमुखता दी थी? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। बिहार चंपारण के रहने वाले कौन? राजकुमार शुक्ल इनको बुलाकर लेकर आए थे। इनको महात्मा गांधी को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नील की खेती। और जो ये नील का खेती से क्या दिक्कत होता है कि जो हमारा जमीन है ना, उसका जो फर्टिलाइजर जो होता है, इसमें होता है एनपीके। एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। ये सारा का मिक्सअप होता है हमारे जमीन में, मिट्टियों में। और इसमें से कोई भी अंश अगर घट जाएगा तो पोषण का क्या हो जाएगा? कमी। आपके शरीर में देख लीजिए, कैल्शियम की कमी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पत्ता देता होगा बड़ा वाला, डोज है वो, खा लीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो हरा साग सब्जी वगैरह खाइए, पालक उलक खाइए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ही कुछ बताता होगा। तो आपके शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी होती है, उस पोषक तत्व को फुलफिल्ड करा दिया जाता है, चाहे खिलाकर, वो दवा के माध्यम से हो या जैसे भी हो। उसी प्रकार जमीन है, और जमीन में होता है एनपीके। अगर कोई ऐसा पौधा है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले रहा है, तो दूसरे पौधा को वो चीज मिल पाएगा? अगर मान लीजिए आप लोग की संख्या है 500, या फिर मान लीजिए संख्या है 1000, अगर हम यहाँ पर रसगुल्ला रखें 1000, तो हर एक लोगों का कितना? लेकिन अगर एक आदमी 10 रसगुल्ला खा ले तो कितने लोगों का पेट मरा गया? 9-10 लोगों का पेट मरा गया ना। तब उस कंडीशन में अच्छा है कि खराब? तो यही चीज था यहाँ पर। नील की खेती होने से क्या होता था कि बहुत सारा जमीन जो है ना, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं रह पाता था। बाद की खेती जो होती थी वहां समस्या लेकर आती थी। इसी तरह का एक घटना देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग कि भारत का आतंकवाद नाम का पौधा है, जिसका नाम है यूकलिप्टस। नाम सुने हैं? कितने लोग सुने? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग देखे हैं वो हाथ उठाइए। हम पता करते हैं आसपास कहाँ है, आप लोग को बता देंगे, जाके देखिएगा। हम पता कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं रहता है। तो यूकलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो पानी जमीन से ज्यादा सोखता है। ज्यादा सोखता है। जब एक आदमी है, मान लीजिए एक पेड़ लगाए आप, यूकलिप्टस बहुत सारा पानी को सोख लेगा, तो दूसरा पौधा जब लगाइएगा तो उसको पोषक तत्व तो मिल पाएगा। इसीलिए इसको दर्जा दिया गया भारत का आतंकवाद। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी आई थी 1951 से 1956। तो पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर। हम लोग ध्यान किस पे दिए? कृषियों पर, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। बिहार भी कृषि प्रधान राज्य। क्वेश्चन है सब, भारत कृषि प्रधान है कि नहीं? बिहार कृषि प्रधान है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से
सब क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारे कृषि विभाग में ज्यादा डेवलप करने का सोचा और उसमें अंधाधुन लगा दिया किसको, यूकलिप्टस के पौधा को। इसका मतलब है कि आप तुरंत इमीडिएट फायदा के लिए आप उसको लगा दिए, लेकिन दूरगामी नुकसान होगा कि फायदा इसकी चर्चा नहीं किए। बस एक ही उद्देश्य था, पौधा लगाओ, चाहे कोई भी पौधा। तो उसमें यूकलिप्टस का पौधा खूब लगाया गया। लगाने के बाद पता चला कि उसका हार्म आ रहा है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है। उससे समस्या यह था कि पानी ज्यादा ले लेता था। तब बोला कि नहीं, अब ये पौधा लगाने बैन करो। अब वो बैन कर दिया कि अब ऐसा पौधा नहीं लगाना। लेकिन जो पौधा पहले से लगा हुआ है, जो बड़ा हो चुका है, लंबा चौड़ा होता है, इतना बड़ा हो गया, अगर उसको काट दें तो इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। और हमारे इकोसिस्टम के लिए 33% वृक्षों का होना अनिवार्य है, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग कितना भी विकास की बात कर लें, अगर वो 33% नहीं किए ना, तो आने वाला समय में जल्द ही हम लोग का विकेट क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किस कारण गिर रहा है, लेकिन गिरते रहेगा। गर्मी आएगा, यहीं पर 2 लोग लग जाएंगे, सीढ़ी से गुजर रहे हैं, धाए से खत्म हो जाएगा, फिर कमेंट आएगा सर ये सब नहीं बोलना चाहिए। हम अपनी बातों को क्या लेते हैं वापस। तो 1917 में हो गया, राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाकर लाया गया किनको, महात्मा गांधी को। ये 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया था। एक चंपारण के लिए एक अलग से समिति भी बनाया गया था, और उसी समिति में महात्मा गांधी को भी उसका पार्टिसिपेट महात्मा गांधी भी किए थे। और ये चंपारण सत्याग्रह बहुत सफल हुआ था, और इसी सफलता से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिया, किससे प्रेरित होकर, चंपारण सत्याग्रह से। अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। कॉर्नवालिस के समय में कौन सा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तीसरा। पहला में वेरेलिस्ट, दूसरा में हेस्टिंग्स, तीसरा में कॉर्नवालिस, और चौथा में था वेलेजली। बताए थे ना। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी कब है, 15 नवंबर को। और इसी दिन मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसके लिए, बिरसा मुंडा के लिए। इनको पकड़ा गया था जब ये सोए हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेज पकड़ा था कैसे, सोते समय है ना, इनको उठा के ले गया था रांची, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। कैमा राज्य, कैमा राज्य, 28वां, 27वां, 27 वाले लोग हाथ उठाइए। ठीक है, 28 वाले लोग हाथ उठाइए। 29 वाले लोग हाथ उठाइए। 29 नहीं है कोई। याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हुआ कौन, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जिसको हम लोग उत्तरांचल भी कहते हैं, देवों की भूमि है। और 15 नवंबर 2000 को हुआ बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड। और 2 जून 2014 को 14 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना जो बना था 29वां, तो झारखंड कितना हुआ, 28वां राज्य। क्लियर है। आगे, नागा जनजाति किस वर्ष अपना स्वतंत्र राज्य प्राप्त किया, 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कितना तारीख को, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 1 दिसंबर है ना। तो नागा जनजाति जो है किस वर्ष अपने स्वतंत्र राज्य प्राप्त किए, 1 दिसंबर 1963 को, 1963। फिर ये भागेगा क्या, ठीक। चलिए आगे, संविधान में किसे विशेष राज्य की मान्यता दी गई है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उस उत्तर पूर्वी राज्य को 371 के आर्टिकल के तहत बहुत सारे में संशोधन करके उसको विशेष राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में। जिसमें से एक राज्य कौन है, नागालैंड भी है। उत्तर पूर्वी राज्य में 7 सिस्टर वाला राज्य होगा, सभी को याद है। 7 सिस्टर मतलब कितना बहन, 7 बहन। सातों बहन याद है, 7 बहन में सिक्किम है, नहीं है। सिक्किम के बगल यहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है,
मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है। 7 तो हो गया ना। तो 7 सिस्टर है। तो संविधान में किसे विशेष राज्य की मान्यता दी गई है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में मिलेगी कि नहीं? आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ मिल रही है? 12, 36 और 100। आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 36 है डीपी एसपी, और ये तो उधर राज्य वाले में जब पढ़ेंगे तब, है ना। तो ये 12, 36 और 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा किस किस आर्टिकल में? 12, 36 और 152। ये रिपेयर करें क्या? रिपेयर हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। मैं इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इधर गया, ये है, ये वाला। अब इसका जरूरत नहीं है, अब नहीं होगा। ठीक, कितना नंबर तक था? 72। गौड़ महिला राज परमाहिनी देवी, जो एससीईआरटी में दिया है, राज परमाहिनी देवी, गौड़ महिला परमाहिनी देवी ने किस कालखंड में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था? 1940 से 1950 तक। 1940 से 1950। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अगर आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। जिसने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया विनोबा भावे को, दूसरा सत्याग्रही बनाया जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा बनाया ब्रह्मदत्त को। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। भारत में सबसे बड़ी संख्या किस जनजाति की है? भील। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल। पहले नंबर पे है भील, दूसरे पे है गोंड, और तीसरे पे है संथाल। इसको क्या कर रहा है कि ये एक जनगणना के अनुसार याद करना है और एक वर्तमान में याद करना है, क्योंकि जनगणना जो होता है 10 साल पे होता है, और इस बार का जनगणना तो 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। 2011 में लेटेस्ट हुआ है ना। तो ये जनगणना के अनुसार भी कौन कितने स्थान पर है, और जो करंट अफेयर्स में है उसको भी समझ लेना है कि पहले स्थान पर कौन है। जरूरी नहीं कि 10 साल पहले जो था वो अभी भी चलते रहेगा। जैसे अभी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो है मसाला कौन हो गया है? मध्य प्रदेश। पहले था कौन? केरल। तो 2011 की जनगणना बताएगा कि केरल है, लेकिन वर्तमान में करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या होगा? तो दोनों को मिला के आप लोग को पढ़ना है। जनजातीय समाज किस क्षेत्रों में अधिकांशता रहते हैं? जनजातीय समाज, जनजातीय समाज किस क्षेत्रों में अधिकांशता रहते हैं? वन और पहाड़ी क्षेत्रों में। झारखंड, झार का मतलब जंगल, खंड का मतलब टुकड़ा, तो जो जंगलों का टुकड़ा है उसी को क्या बोलते हैं? झारखंड। तो जनजातीय समाज किस क्षेत्र में अधिकांशता रहते हैं? वन और पहाड़ी क्षेत्र। किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रदेश? किसमें? छठी में। कुछ लोग 5 भी बोले हैं, गलत हो जाएगा। 5 में एसटी एससी के प्रशासन के बारे में है, लेकिन जब पार्टिकुलर दे देगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें मणिपुर इंक्लूड नहीं है, तो आएगा कौन सा? 6 ना। क्वेश्चन नंबर है 75।
वन अधिनियम कब बनाया गया था? 1865। 1865 वन कृषि के अंतर्गत ही आता है। जब आप लोग पढ़ेगा सेक्टर, ज्योग्राफी इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल में आता है, जोड़ सकते हैं उसको। सेक्टर कितना प्रकार के होते हैं? कौन कौन? कौन कौन? एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, द्वितीयक, और एक होता है तृतीयक, यही ना? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर वो है जो नेचुरल बेस्ड है, जिसको भगवान ने बनाया है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि किसका विषय हो जाएगा? प्राथमिक कृषि, मत्स्य पालन, ये सब सब इसी में आ जाएगा। वन वन सब आ जाएगा। वन वगैरह जो देख रहे हैं ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक। और द्वितीयक में है जो मैन मेड है, जिसको भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया, जैसे कौन? उद्योग। और तीसरे में होता है कौन? सेवा क्षेत्र, जैसे LIC, GIC, बैंक, है ना, पुलिस, हॉस्पिटल, टीचर, जो आप इंस्टीट्यूट वगैरह है। तो सेक्टर कितने? सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रक। क्या बोलते हैं? तो क्षेत्रक तीन प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक है जैसे एग्जांपल में कौन हो गया? कृषि, वन, मत्स्य पालन, ये सब आ जाएगा। द्वितीयक में उद्योग, उद्योग से रिलेटेड सारा जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बनाया। तीसरा वाले में किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेवा से। हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा उसी पे डिपेंडेबल है, किस पे? सेवा क्षेत्र पे। इसलिए हम लोग ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों का वहां से ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। संथाल विद्रोह किसके प्रभुत्व और शोषण के खिलाफ था? महाजन और साहूकारों के। महाजनों और साहूकारों के। संथाल विद्रोह। सिद्धू का नाम सुने हैं? कान्हो का नाम सुने हैं? चांद का नाम सुने हैं? भैरव का नाम सुने हैं? ये चारों कौन था? भाई था ना? सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव। बोलिए तो, फिर एक बार बोलिए, कौन था ये? अभी हम लोग चर्चा किए थे बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर। डेट है 1875। 1875 बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। अभी हम बताए थे कि इस दिवस में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। किस जेल में इनको ले जाकर रखा गया था? रांची के जेल में। वहीं इनकी क्या हो गई? बिरसा मुंडा ने लोगों को किस प्रकार के हथियार का प्रशिक्षण दिया था? तीर धनुष। आदिवासी तबके के जो लोग रहते हैं वो मूलतः किसका प्रयोग करते हैं? तीर धनुष का प्रयोग करते हैं। खतरनाक होता है लोग, उलालू सकलालू, है ना। हमारे वहां पर जब जमशेदपुर में रहते थे, वहाँ मेरा कॉलेज था, तो वहां पर हमारे दोस्त लोग रहते थे। कुछ आदिवासी दोस्त भी थे और कुछ बिहारी दोस्त भी थे। ऐसा आदिवासी बिहारी डोमिसाइल चलता है वहाँ। तो जब मार होता था ना, तो क्या करता था, इधर से सब लोग घेराबंदी करता, तीर धनुष लेकर आता था। तीर धनुष इतना आसान नहीं समझे, उसमें 20 लगा के मारता है वो लोग। ऐसा मारेगा, कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। एक तरफ तीर धनुष है, एक तरफ पिस्टल लेकर आता था, बंदूक वाला। तो डोमिसाइल वाला था ना। बस ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ सेकंड। तो मेरे में फायदा क्या था? हम जिस इलाके में रहते थे वो इलाका आदिवासियों का इलाका था। सबको लगता था ये तो मेरा ही है, नहीं समझे। लेकिन मेरा बोली, मेरा रहन सहन जो था वो मिलता था किससे? उन लोगों से। तो हम इधर से क्रॉस कर, हम इकलौता ऐसे थे अपने दोस्त में जो दोनों तरफ से सरवाइव करते थे। इधर से जाते थे तो लोगों से बात करते थे, है ना, और बात करते हुए फिर चले जाते थे उधर। अरे अविनाश भाई है, जाने दो जाने दो। चले गए उधर, चले गए तो उधर से भी आओ अविनाश भाई, अविनाश भाई। दोनों तरफ से हम क्या मारता, तो दोनों मिलके मारता। नहीं। बिरसा मुंडा के विद्रोह का प्रभाव आंदोलन पर पड़ा, कौन सा? राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो 1885 से लेकर 1947 तक के दौर को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। मूलतः यहीं से आपके BPSC TRE के सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं बेसिकली। जैसे अगर आपसे पूछेगा, थोड़ा रिवाइज कर ले हम लोग, कि 1885 में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? 1885 में। बंगाल विभाजन कब हो गया था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो गई थी? 1906 में। सूरत अधिवेशन कब हो गया था? 1907 में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908। हिंदुस्तान का पहला बम कांड था मुजफ्फरपुर बम कांड, 1908। और 1908 को ही बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में 6 साल के लिए कारावास कर दिया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन की बात की गई। सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था, इसी को कहा गया। ये बहुत बड़ा क्रांति था और इसी के कारण हमारे बीच में सांप्रदायिक हिंसा काफी तेजी से फैला था। सांप्रदायिक चीजों को बढ़ावा दिया था ये।
1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1877, 1877 पहली बार 1877, दूसरी बार 1903 और तीसरी बार 1900। तो दिल्ली दरबार कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में, तीसरी बार 1900। तो लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1911। पहली बार 1877, दूसरा बार 1903, तीसरा वाला 1911। पहला वाला जो 1877 में लगा वो किस गवर्नर के समय में? लीटन। 76 से 80 था किसका? लीटन। 80 से 84 था किसका? रिपन। और 84 से 88 था किसका? डफरीन। डफरीन का। तो एक था पहले कौन? लीटन। लीटन के बाद आया कौन? रिपन। रिपन के बाद आया कौन? डफरीन। यही ना? ये 1876 से 80, 1880 से 84 और 1884 से 88, 4 साल 4 साल 4 साल, कितना कितना साल? तो लिट्टी खा के बदमाशी करता था कौन? लीटन। लीटन के बाद आया कौन? रिपन। रिपन के बाद आया कौन? डफरीन। तो 76 से 80 के काल में ये आ गया। तो किसके समय में हुआ था? लीटन। किसके समय में? भारतीय सिविल सर्विसेज में उम्र जो है वो 21 वर्ष से 19 वर्ष घटाकर कर दिया था कौन? लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको लागू किया था कौन? लीटन। और सबको खत्म करेगा फिर कौन? रिपन। इसलिए भारतीयों का सुधारक है ना, या शुद्ध करने वाला, या फिर बोलिए उद्धारक कहलाता था कौन? रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन। अगर पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना किसके समय में हुआ? रिपन, 1881। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? डफरीन, 1885। तो पहले वाला में कौन? लीटन। दूसरे वाला में कर्जन, 1899 से 1905, 1899 से 1905। तो किसका कार्यकाल है? कर्जन का। और 1911 में हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। तो लिख लेना है 1877 में लीटन, 1903 में कर्जन, 1911 में हार्डिंग द्वितीय। लिख लीजिए 1877 पहली बार दिल्ली दरबार लगा था। 1877, 1877 लॉर्ड लीटन के काल में। दूसरा है 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में। और तीसरा बार है 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय में। हो गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार लग गया। 1911 में घोषणा किया गया कि अब कलकत्ता से राजधानी कहाँ होगा? दिल्ली। यही ना? घोषणा किया था 1911 में। हो गया 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913। प्रथम विश्व युद्ध 1914, 14 से 18। महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश 1915, 9 जनवरी 1900। एनराई डे मनाते हैं। इस बार कहाँ मना है? भुवनेश्वर। इस बार का एनराई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे, भारतीय प्रवासी दिवस, हर साल नहीं 2 साल पे 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले हर साल मनाया जाता था, अब 2 साल पे मनाया जाता है महात्मा गांधी को लेकर। और ये 9 जनवरी को मनाया गया 2025 में भुवनेश्वर, जो कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का राजधानी है। इससे पहले वाला इंदौर में मनाया गया था। सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में दोनों गरम दल नरम दल क्या हो गया? मिल गया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद भी, मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब? 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब? मॉन्टेग्यू घोषणा पूछेगा तो 1900। अब मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम पूछेगा तो 1900। अगर नहीं याद हो तो लिख लेना। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करता है? 1909 याद रखा, 1919 याद रखा, 1935 पॉलिटी में पढ़ लेता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन पूछ देगा, मॉन्टेग्यू चैम्बर नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा मॉन्टेग्यू घोषणा किसमें है, तो 1917 लिख लेना। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा। ये जो क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग का चल रहा है ना, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, जो अभी हम बता रहे हैं इसमें जो 10 मिनट हम ले रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ओवरऑल क्वेश्चन आएगा यहीं से। तो 1917 में हो गया था क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू हमारे भारत के सचिव थे और जो आपका चैम्सफोर्ड था वहां के वायसराय थे। तो दोनों से मिलकर बन गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन के जनक थे लिनियस कार्टोज, है ना। और स्टार्ट हुआ था क्लाइव के समय में, खत्म हुआ था हेस्टिंग्स के समय में। क्या?
द्वैध शासन, यानी कितना प्रकार का शासन? दो। तो मोंटेग्यू घोषणा 1917, मोंटेग्यू चंद पर सुधार अधिनियम 1919, और 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो जेल में। सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों को बंद कर दिया गया। सैफुद्दीन किचलू अपने आप को गोली मार दिए। वैनी नामक रेलवे स्टेशन पर दोनों में मुठभेड़ हुआ था। कौन रेलवे स्टेशन? वैनी नामक रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ हुआ था, जिसमें चाकी अपने आप को गोली मार लिया और खुदीराम बोस को पकड़कर ले गया गया। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या पीछे? बोलिए, कंफ्यूजन है क्या? जालियांवाला बाग क्या? अच्छा, हम उल्टा बोल दिए क्या? अच्छा, हम इसको लिखते हैं, कोई बात नहीं, जहां कंफ्यूजन लगे बोलिएगा। 19 मार्च 1919 क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। इसके तहत दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ना। एक व्यक्ति था आपका कौन? सतपाल मलिक। अच्छा, हम कहीं और का चले गए थे। सतपाल मलिक, और दूसरा कौन? सैफुद्दीन किचलू, और हम क्या बोले थे? खुदीराम बोस पहुंच गए थे। वो किंग स्पोर्ट वाला था। अभी ठीक है? ठीक है ना? जहां भी कंफ्यूजन है बोल देना, हम भी तो आदमी है ना, इंसान है, कभी कभी क्या होता है, भावना में बह जाते हैं, है ना। क्रांतिकारी वाला चीज है ना, चलते 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 चल गए खुदीराम बोस के पास, है ना। ये ठीक है, सही है, थैंक यू। तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी आदेश दिए कि भाई गांधी मैदान में आ जाओ। गांधी मैदान मतलब कौन? जालियांवाला बाग। और वहीं पर हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 हुआ था ना। और जांच के लिए बनाया गया कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। जालियांवाला बाग कब हुआ? 1900। मॉन्टेग्यू चंद पर सुधार कब आया? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ? 1919 में। जब खिलाफत को खत्म कर दिया गया था, खलीफा को कब? 1924 में। खलीफा शब्द को खत्म कर दिया था 1924 में। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। एक तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, यही था ना। अभी इसको यहीं तक रहते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, फिर आगे भी बढ़ेंगे, नहीं तो इधर का छूट जाएगा। फिर आप ही लोग बोलिएगा कि अभी हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 है, नहीं बोलिएगा। 1920 तक क्लियर है? 1920 में क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। स्पीड हो रहा है अभी भी? गेट से हटा दीजिए। सर आ गए हैं क्या? सर आ गए हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो खलीफा का पूर्णतः समापन किया था 1924 में। अगर पूछेगा खलीफा शब्द जो है पूरा पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर दिया गया था कब? 1924 में। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की का मुस्तफा कमाल पाशा थे ना वहां, तो खलीफा क्या था कि जो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में करते थे वो कौन थे? खलीफा। चलिए इसको देखिए, 1920 हो गया, आज रहने देते हैं इतना ही तक। सर को हम पहले बुलाए हैं इसीलिए। अच्छा, दो क्वेश्चन का इस सिलसिला को फिर से हम शुरू कर देंगे। कल भी तो लेंगे ना क्लास। आज हम सर को थोड़ा पहले बुला, कल भी बुलाए थे हम सर को पहले। ये स्पीड नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये अपना बाएं हाथ का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? झूम की खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, झूम की खेती करते थे। यही 80 तक हम छोड़ दे रहे हैं। 81 हो जाएगा ना? अच्छा, एक बाकी ही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। झारखंड राज्य किस विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? ये तो बता दिया ऑलरेडी। बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब आपके सर आ गए हैं, कमांडो सर नेतृत्व संभालेंगे अब इनको। हाँ, उसका आंसर जो कल वाला जो आंसर था उसका हम देखें, 58 था क्या? अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी था। इसका जॉन स्टुअर्ट मिल ही डालिएगा आंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल लिख दे क्या? अच्छा, लिख दे रहे हैं। जॉन, क्वेश्चन नंबर 58, जॉन स्टुअर्ट मिल।
और ईस्वी है 1848। और उसको ठीक कर लेना है। हाँ, ये 48 वाला जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब है, और जो डेट दिया है ना उस ईस्वी का है ही नहीं, मिला ही नहीं है। कौन दिया है उसका? वो 21 वाला है, 21 था ना उसका। हम उसमें पीपीटी में कितना क्या लिखा हुआ था उसमें? 21। रिकार्डो जो कल बताए थे। अगर ईस्वी देगा 1821 का, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना यही रहेगा, ये बहुत फेमस रहा है। 1821 में रिकार्डो, दोनों लिख लीजिएगा। देखिए एससीईआरटी में बहुत सारा ना सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। जैसे आप देखिएगा जनरल ओ डायर और आर डायर का, एससीईआरटी कुछ और लिखता है, और भारत सरकार का जो साइड आता है ना उसमें कुछ और आंसर दिया है। खैर वो आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, अब आगे का सब्जेक्ट होगा। बैठिए। क्वेश्चन नंबर कितना था? कोई बात नहीं है, इन लगा दिया है तो थोड़े हो गया फिक्स।
52 ना, ठीक है। फिफ्टी टू में देखेंगे, चलिए ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, यूट्यूब यूट्यूब वाले कहता है, ध्यान देंगे कि सोना, चांदी, टीन इत्यादि, ये तो सबको पता है कि ये याद रखेंगे धात्विक खनिज हैं। इसमें देखिए अलौह कर दिया है ना, ये ध्यान रखेंगे लौह में आएगा। और ये धात्विक खनिज हैं। कैसे खनिज हैं? धात्विक मतलब मेटल। कौन भाई? सोना, चांदी, टीन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसमें ध्यान रखिएगा कि लोहा के अलावे मैग्नीज, बॉक्साइड, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सारे के सारे कैसे खनिज हैं? धात्विक खनिज। कैसे खनिज हैं? धात्विक। तो धात्विक में पुनः ध्यान रखेंगे, धात्विक में आ जाएगा आपका लोहा, तो आएगा ही, सबसे महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। लोहा के बाद याद रखेंगे मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज के बाद बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड से ही हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो एक सवाल फिर बन गया कि ध्यान रखेंगे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं किससे? बॉक्साइड। मैग्नीज का उपयोग होता है लौह इस्पात में। किसमें? अब एक सवाल यह भी कि बताइए, लौह इस्पात या स्टील की अगर बात करेंगे तो लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में याद रखेंगे हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीज का। किसका? जबकि बॉक्साइड से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। क्या क्या? इसके अलावे याद रखेंगे आपका तांबा। कौन सा भाई? तांबा भी है, इसके अलावे सोना भी है, सोना के अलावे याद रखेंगे आपका चांदी भी है। ये सारे के सारे ध्यान रखेंगे मेटल हैं, मतलब ये सारे के सारे धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो धात्विक खनिज या मेटल के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं। जबकि कल भी मैंने बताया था कि अगर नॉन मेटल की बात की जाएगी, अधात्विक खनिज की बात की जाएगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला। कौन? कोयला के बाद है अवरक। क्या है? क्या है भाई? अवरक के बाद याद रखेंगे जिप्सम। क्या है? जिप्सम। क्या है? अब जिप्सम का प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। किसमें? तो एक सवाल फिर बन गया कि बताइए सीमेंट में। किसमें भाई? बताइए सीमेंट उद्योग में अगर बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग में जिप्सम। क्या चीज? और सबसे बड़ा रॉ मटेरियल में चूना पत्थर। कौन? तो चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग हम करेंगे किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? और ये सारे के सारे याद रखेंगे खनिज आधात्विक खनिज हैं, नन मेटल हैं, मतलब कोयला, अवरक, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सभी याद रखेंगे कैसे खनिज हैं? आधात्विक। कैसे? कैसे? आधात्विक। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 53 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है जिस खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहते हैं? तो बताइए कि लोहा, लोहा ध्यान रखेंगे कार्बनिक खनिज है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, कोयला। कोयला है, क्योंकि कोयला जलने के बाद उससे क्या निकलता है? कार्बन। है कि नहीं? और ये मान्यता है कि ये खनिज ध्यान रखेंगे जीवों के अवशेष से बना है। किसके अवशेष से? तो जीव में या तो प्लांट हो या तो एनिमल, प्लांट हो या प्लांट हो या प्लांट हो या, तो ध्यान रखेंगे कार्बनिक खनिज में जैसे कोयला। कौन? कौन भाई? तो ठोस में आपको मिल जाएगा कार्बनिक खनिज में कोयला, द्रव्य में मिल जाएगा आपका ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम। क्या मिल जाएगा? पेट्रोलियम। बताइए पेट्रोलियम की अगर बात करेंगे तो पेट्रोलियम भी याद रखेंगे कार्बनिक है कि नहीं है? कौन? लेकिन पेट्रोलियम खनिज के रूप में रहता है, लेकिन उसकी अवस्था अगर आप देखेंगे तो किस अवस्था में रहता है? किस अवस्था में? किस अवस्था में? कौन भाई? और एक याद रखेंगे अगर गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो वो खनिज है एलपीजी। याद रखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी भी याद रखेंगे कार्बनिक खनिज है कि नहीं है?
लेकिन उसकी अवस्था कैसी है? गैस। कैसी? कैसी अवस्था? गैसीय अवस्था में। तो याद रखिएगा कि कार्बनिक खनिज में कोयला कौन कौन? कोयला के बाद पेट्रोलियम के बाद है कि नहीं है? कोयला किस रूप में रहेगा? ठोस, पेट्रोलियम द्रव्य और एलपीजी कन्फर्म ना। जबकि ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे कार्बनिक खनिज हैं। कैसे खनिज हैं? कैसे? कैसे? और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका रूप में? तो याद रखेंगे ईंधन के रूप में ये सारे खनिज का उपयोग किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और एलपीजी का। तो कभी भी सवाल आएगा कि बताइए कार्बनिक खनिज के उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि उस ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों तो आपका होगा ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा, तो वो स्पष्ट रूप से अगर ऑप्शन में अवरक आ गया, ऑप्शन में मैग्नीज आ गया, ऑप्शन में आपका तांबा आ गया, तो वो सारे के सारे कार्बनिक खनिज के उदाहरण। क्लियर ना? तो आंसर आप लोग का हो गया कार्बनिक खनिज। कौन खनिज भाई? कार्बनिक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए ये भी सवाल अभी मैंने बताया। कहता है कि अवरक कैसा खनिज है? अकार्बनिक। क्या जलने के बाद इससे कार्बन प्राप्त होता है? होगा? नहीं होगा। किसमें भाई? अवरक। किसमें? तो अवरक की बात करेंगे। अवरक कैसा खनिज है? अकार्बनिक। कैसा है भाई? अकार्बनिक। केवल अवरक ही नहीं, अवरक के अलावा अब देखिए, अवरक और कोयला को अभी मैंने बताया था, गौर कीजिएगा, अवरक और कोयला को मैंने एक कैटेगरी में बांट के बताया था कि वो नॉन मेटल है। क्या है? अब कोयला और अवरक भी याद रखेंगे कि अपने कैरेक्टर के आधार पर भी बंटवारा हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने कहा था, एक खनिज बताया था कोयला, और मैंने कहा था कि कोयला और अवरक ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों आधात्विक खनिज हैं। तो एक वर्ग में तो एक साथ हैं ये दोनों, लेकिन कुछ कैरेक्टर में याद रखेंगे। अब कोयला जो है, ये मैंने कहा था कि कोयला कैसे है भाई? कार्बनिक खनिज है। कैसे खनिज है? कार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन है? कोयला। तो याद रखेगा, जबकि अवरक कैसे हैं? तो एक कुछ कैरेक्टर में एक दोनों के साथ आ जाते हैं, जैसे मेटल और नॉन मेटल की बात होगी, धात्विक की बात होगी। तो अधात्विक खनिज की अगर बात होगी तो अधात्विक खनिज में अवरक और कोयला एक है। जबकि याद रखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक की बात होगी तो कोयला कार्बनिक खनिज का उदाहरण है, जबकि याद रखेंगे अवरक कैसा है? अकार्बनिक। अवरक कैसा है? क्या अवरक के जलने के बाद कार्बन प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जबकि कोयला के जलने के बाद क्या प्राप्त होंगे? कार्बन। क्या प्राप्त होंगे? तो इस लेकर याद रखेंगे अकार्बनिक खनिज का उदाहरण अवरक के अलावे, ध्यान रखिएगा, अवरक के अलावे मुख्य रूप से याद रखिएगा ग्रेनाइट। क्या? अब देखो फंसाएगा कैसे। अब देखिए, अवरक दे दिया, ग्रेनाइट दे दिया, और इसी में आपका दे देगा, याद रखेंगे, मान लीजिए संगमरमर, संगमरमर और आपका कोयला। अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर, कोयला। अब पूछेगा आपसे कि बताइए इसमें कार्बनिक खनिज कौन है? कौन? कौन? कंफर्म ना? तो कार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन है? कोयला। जबकि अवरक, ग्रेनाइट और संगमरमर, अवरक, ग्रेनाइट और संगमरमर क्या है? अकार्बनिक। क्या है? अब इसी में आपको देगा, इसी में दे देगा अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर, है ना, और इसी में से एक आपको और दे देगा, और मान लीजिए कि इसी में आपका दे दिया मैग्नीज। क्या दे दिया? क्या दे दिया? अब पूछेगा कि अवरक, ग्रेनाइट, गौर कीजिएगा, अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर और मैग्नीज, इसमें से कौन सा धात्विक खनिज है? कौन? कौन? बताइए, मैग्नीज मेटल है कि नॉन मेटल? क्या? 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 कंफर्म ना?
तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आपको घुमा के सवाल दे सकता है, ऑप्शन या कूट में दे सकता है। तो अवरक ग्रेनाइट संगमरमर, अवरक ग्रेनाइट संगमरमर की अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे नन मेटल हैं, जबकि मैग्नीज मेटल है। यहां पर गौर कीजिएगा, कोयला कार्बनिक है, जबकि अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर और मैग्नीज ये सारे अकार्बनिक हैं। क्या है? क्या है? जिसमें कार्बन की कोई मात्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 54 के बाद आपका है 55, देख लेंगे क्या सवाल है। पेंसिल का उपयोग किसमें करते हैं? किसमें? ग्रेफाइट। किसमें करते हैं? किसका उपयोग? किसका? पेंसिल का। किसका भाई? पेंसिल का उपयोग। अब बताइए, ग्रेफाइट क्या है? चट्टान है। क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ये रूपांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित? रूपांतरित या, जबकि ग्रेफाइट का निर्माण होता है, याद रखेंगे, किससे? कोयला से। किससे होता है? कोयला। किससे होता है? तो कोयला जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा? ग्रेफाइट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? जबकि एक शब्द आप सुनते होंगे, ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट भी चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट चट्टान है, जो याद रखेंगे अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस चट्टान का? कौन चट्टान? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन भाई? ग्रेनाइट। कौन? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? जबकि कोयला, कोयला भी एक चट्टान है, और कोयला का रूपांतरित रूप कौन है? कौन? और कोयला अक्सर आपको मैंने पढ़ाया था कि कोयला एक अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? कौन चट्टान? क्योंकि कोयला याद रखेंगे पेड़ से, पेड़ पौधा से बना है। तो पेड़ पौधे के अवशेष, पेड़ पौधे के अवशेष के रूप में जो बचा, और विशेष तापमान और विशेष बल के कारण पेड़ पौधे के जो अवशेष दब गए, उसी के कारण कोयला चट्टान का रूप धारण किया। और ऐसे अवशेष के रूप में जो चट्टान बना, उसको मैंने अवसादी चट्टान कहा। क्या कहा? तो कोयला कैसा चट्टान है? लाखों करोड़ों साल पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल धरती के नीचे दब गए, और तापमान के कारण इन्होंने अपना रूप बदल दिया। इस लेकर ऐसे चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो पेड़ पौधा जो अवशेष के रूप में धरती में अपना रूप बदला, इस लेकर उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधा क्या बना? कोयला। रूप बदला, और कैसा चट्टान बना? क्योंकि अवशेष के रूप में। किसके रूप में? और ये कोयला, फिर ध्यान रखेंगे, ये कोयला भी अपना रूप जब बदला, तो ध्यान रखिएगा, ये कोयला जब अपना रूप बदला टेम्परेचर के कारण, तो याद रखेंगे बन गया क्या? ग्रेफाइट। क्या बना? तो पहले तो अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान जब रूप बदला तो क्या बना? ग्रेफाइट। क्या बना? कंफर्म ना? जबकि याद रखेंगे अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? ग्रेनाइट। कौन? तो बताइए, पेंसिल में जब हम उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट करते हैं कि ग्रेफाइट करते हैं? क्या? क्या? जबकि प्रश्न आएगा कि मूर्ति के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? किसका? तो मूर्तियों के निर्माण में किसका? और पेंसिल के उपयोग में ग्रेफाइट। पेंसिल का उपयोग ग्रेफाइट, और मूर्ति के निर्माण में ग्रेनाइट। कैसे चट्टान है? अग्नेय। कैसे? कैसे? जबकि याद रखेंगे ग्रेफाइट है रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन है? और कोयला कैसा चट्टान? अवसादी। कैसा? तो कोयला कैसा? अवसादी। कोयला कैसा? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 55 के बाद हम चलेंगे
56 की ओर। ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट करेंगे। आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी किसे कहते हैं? लौह अयस्क। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? लौह अयस्क को। आधुनिक सभ्यता, कौन सभ्यता? तो याद रखेंगे, वर्तमान समय की अगर बात करेंगे, अभी हमारा जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल कह सकते हैं। और अभी बिना लोहे के कोई भी, याद रखेंगे, डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के लाखों साल बाद जब हो सकता है कि ये आधुनिक सभ्यता समाप्त हो जाए, तो फिर याद रखेंगे हो सकता है कि 2 लाख 5 लाख साल बाद फिर कोई नया जीव के रूप में उत्पन्न होगा, फिर एक नए सभ्यता बनेंगे। जैसे डायनासोर करोड़ों साल तक रहे और फिर हम लोग आधुनिक मानव आ गए। हमारे पूर्वज बंदर थे, अफ्रीका से जंगल से निकलकर फिर मैदानी इलाकों में पहुंचे, 4 पैर पर चलते थे, फिर कोशिश किया 2 पैर पर चलने के लिए, फिर 2 पैर के बाद थोड़ा ठीक हुआ, सीधा हुआ, और उसके बाद जो है अभी चल रहा है। अभी तो हम लोग 10 लाख साल में हैं, जो डायनासोर 1 करोड़ साल किया, जबकि डायनासोर केवल खाता था, पीता था, रहता था। इतना आधुनिक नहीं था कि एकदम जो है 10 तरह के क्रीम लगाता था, फेयर एंड लवली है ना। यही बात कोई लड़का को तकलीफ होता कि आप इतने काहे एग्जाम्पल दे देते हैं, तो हम देवे करेंगे। तो बात समझना प्यारे। तो हम आधुनिक मानव यहां तक पहुंचे, तो अभी तो 10 लाख साल में हम लोग हैं। 1 करोड़ अभी समझ रहा है, अभी 90 लाख साल बाकी है। तो 90 लाख साल बाकी है, तो हमारी सभ्यता तो जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकती है, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकती है। और हमारे इतिहासकार बता रहे हैं कि वो आदमी था वहां पर, है ना। प्रमाण भी मिले हैं, जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तरह तरह का चीज मिला है। तो जब वो सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकता है, तो ये हमारी आधुनिक सभ्यता भी समाप्त हो सकती है। लेकिन याद रखेंगे, वर्तमान समय में यही सबसे बड़ा क्लासरूम, ये सबसे बड़ा पटना पाटलिपुत्रा का क्लासरूम, झांसर का क्लासरूम, जैसे सिंधु सभ्यता में विशेष बड़े स्नानागार और अन्नागार मिले थे मोहनजोदड़ो में, उसी प्रकार से पाटलिपुत्रा में मिलेंगे सबसे बड़े अवशेष के रूप में झांसर का क्लासरूम। और इस क्लासरूम में किसी लड़के का जो है जूते का अवशेष प्राप्त होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेगा, अभी आधुनिक काल चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है ना। देखो लौंडा झूप रहा था, सुत रहा था, और जब हम ही सुनाए ना तो जाग गया, है ना, चार्ज हो गया। बात समझे? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल की बात करेंगे तो लौह इस्पात की शुरुआत, लौह अयस्क का उपयोग। भारत में लौह इस्पात की शुरुआत, याद रखिएगा, लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे, इसकी शुरुआत 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के प्यारे कुल्टी में लगाया गया। पश्चिम बंगाल के कहां पे लगाया गया? कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टे। पश्चिम बंगाल के कुल्टे। और तब से याद रखेंगे कि मुख्य रूप से हम बड़े आधुनिक समय की मैं बात कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग की शुरुआत हुई। और इस लोहे के उपयोगिता तब और बेहतर हुआ जब 1907 में, याद रखेंगे, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा की स्थापना, याद रखेंगे, जमशेदपुर में किया गया, जो वर्तमान में अभी झारखंड में है। इसके अलावा 1907 के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो देश के सामने, ध्यान रखेंगे, देश के सामने एक बड़ी आवश्यकता रही देश के आर्थिक विकास को लेकर। देश के आर्थिक विकास को लेकर ध्यान रखेंगे कि हमने 1947 के बाद हमने देश में आर्थिक डेवलपमेंट और देश के विकास के लिए, ध्यान रखेंगे, एक योजना बनाई जिसका नाम मैंने दिया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, इसके लिए एक देश में एक निकाय तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा योजना आयोग। बाद में उसी योजना आयोग को मैंने नीति आयोग के नाम से जाना। ये योजना आयोग, ध्यान रखेंगे, हमारे देश में योजना क्रियान्वित करता था कि कौन योजना कब चलेगा। और हमने
पहले पंचवर्षीय योजना में मैंने अपने 38 करोड़ आबादी के लिए कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य रखा और मैंने हासिल भी किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, कृषि विकास के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि यंत्र की आवश्यकता थी, जिसमें बड़े बड़े, याद रखेंगे, कृषि यंत्र में ट्रैक्टर की बात की जाएगी, जेसीबी की बात की जाएगी, थ्रेसर की बात की जाएगी, और ये सभी लोहे से तैयार होता। इस लेकर मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 56 से 61, 1956 से 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने औद्योगिक विकास रखा और उस औद्योगिक विकास में मैंने 3 स्टील प्लांट बनाया, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से। और तब से हमने, याद रखेंगे, कि देश में लौह अयस्क, या ध्यान रखिएगा कि हम लौह इस्पात उद्योग को मैंने बड़े पैमाने पर, ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट शुरू किया। और आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो, याद रखेंगे, लोहे से कृषि यंत्र बनाती है, खास करके भारत में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़े हैवी वाहन उद्योग में भारत ही नहीं, दुनिया में अपना पंचम लहराता है। और वो भारत की सबसे बड़ी हैवी वाहन कंपनी है टाटा। कौन? जिसके बड़े ट्रक और बड़े बस, याद रखेंगे, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग और इंटरनल, याद रखेंगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग के लिए टाटा सबसे ज्यादा भारत में है। दूसरे नंबर पर अशोक लेलैंड है। कौन है? जो इंटरनल माल ढुलाई करता है, बड़े बड़े, और उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। जबकि ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम बजाज का उपयोग करते हैं, बजाज देश की कंपनियां हैं। और साथ में, याद रखेंगे, देश की 2-3 कंपनियां हैं, जिसमें बजाज के साथ साथ, याद रखेंगे, हीरो और, ध्यान रखेंगे, आपका टीवीएस भी देश की ही कंपनियां हैं। और भी याद रखेंगे, हम देश के विकास को लेकर हमने अपने मित्र और अपने सहयोगी देश जापान के साथ मिलकर हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़े, जिसमें जापान की कंपनियां मारुति के साथ मिलकर सुजुकी, इसके अलावा हीरो के साथ मिलकर होंडा, साथ में यामाहा और हुंडई, ये सारी कंपनियां देश के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे देश का औद्योगिक विकास और देश का विकास लगातार हो रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि टाटा की स्थापना 1907 में हुआ, जबकि पहली बार लौह इस्पात की शुरुआत 1874 में कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 रहा, जिसमें, याद रखेंगे, मैंने अपने लक्ष्य औद्योगिक विकास रखा, जिसमें 3 स्टील प्लांट लगाए, जिसमें प्यारे दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर के अलावे राउरकेला, कौन सा? और राउरकेला के अलावे भिलाई, कौन सा? ये तीनों स्टील प्लांट मैंने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया? 1956 से 56 से कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी हम लोहा को कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि लोहा को उद्योग की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े से बड़े अंबानी का मकान एंटीलिया बना है तो वो भी लोहे से बना है। और ध्यान रखेंगे, हमारे देश के एक गरीब व्यक्ति का इंदिरा आवास भी बनता है तो उसमें 1-1 कुंटल छड़ पड़ता है, लेकिन लोहा का ही होता है। इसलिए लोहा अंबानी के लिए भी उपयोगी है और एक गरीब के लिए भी उपयोगी है। अंबानी BMW से चलता है तो वो भी लोहा का बना है, और एक गरीब का हथौड़ा और औजार और चलने के लिए साइकिल है तो वो भी लोहा का ही है। इसलिए लोहा बहुमूल्य है ना? लोहा सोने से भी बहुमूल्य है, क्योंकि लोहा का उपयोग सब करता है, एक कील के रूप में या फिर एक, याद रखेंगे, औजार के रूप में, अपने जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। एक एक व्यक्ति के हाथ में जो औजार होता है
वो लोहे का होता है। और एक एक व्यक्ति का विकास ही देश का विकास है। अकेले अंबानी अडानी विकास देश का नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का विकास ही, याद रखेंगे, देश का विकास है। इसलिए लेकर लोहे को हम उद्योग की क्या मानते हैं, और देश के विकास में लोहे का क्या है, बहुत बड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद ध्यान रखेंगे 57। चलो भाई ध्यान देना है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और कहता है सिडरेटाइट किस प्रकार का अयस्क है, लोहा का। तो ये तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाएंगे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट ये सभी लोहे के क्या हैं, प्रकार हैं। लोहे के क्या हैं भाई, तो लोहे के क्या हैं प्रकार, तो कौन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडरेटाइट, ये किसके प्रकार हैं। और इसी में आपका दे देगा बॉक्साइट, कौन, तो बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। किसका, तो बॉक्साइट किसका प्रकार है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा, लिमोटाइट और सिडराइट, कन्फर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर 57 के बाद चलेंगे। क्या कहता है देखेंगे, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। क्या कहा जाता है, कोई भी अयस्क ध्यान रखिएगा चट्टान में ही होता है। कहां होता है, यहां तक कि लोहा, सोना, चांदी जितना भी है, ये मुख्य रूप से जो भी है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये सभी मुख्य रूप से चट्टान में होते हैं। किस में होते हैं, चट्टान। किस में होते हैं, चट्टान। और वो अयस्क है, वो क्या है, अयस्क है। और फिर उसको हम ध्यान रखेंगे विशेष टेम्परेचर और औद्योगिक प्रोसेस से हम उसको क्या है, उसको अलग करते हैं। जैसे ध्यान रखेंगे लोहा भी चट्टान में ही होता है, और लोहे को हम याद रखेंगे उस अयस्क को हम बड़े टेम्परेचर गलाते हैं, और गलाने के बाद लोहा को अलग करते हैं, और उसके अवशेष को हम अलग कर देते हैं। और फिर उसमें हम ध्यान रखेंगे कि मैग्नीज मिलाकर हम उसको स्टील बनाते हैं या इस्पात बनाते हैं। तो बड़े पैमाने पर याद रखेंगे चट्टानों से धातुओं कहता है लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क। जैसे जब हम अयस्क, चट्टान वाला अयस्क प्राप्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं लौह अयस्क। क्या कहते हैं, लौह अयस्क। और ये लौह अयस्क को जब हम फैक्ट्री में जब उसको हम गला देते हैं तो ये याद रखेंगे वो लोहा प्राप्त होता है। और लोहा में जब मैग्नीज मिला देते हैं प्यारे, तो मैग्नीज जब मिला देते हैं तो ये हो जाता है लौह इस्पात। क्या हो जाता है, लौह इस्पात हो जाता है। इसे हम स्टील भी कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि मुख्य रूप से कि जो हम अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम लौह अयस्क कहते हैं, जबकि उसको फैक्ट्री में गलाने के बाद हम लोहा प्राप्त करते हैं। इसमें मैग्नीज या निकेल मिलाकर हम इसे स्टील बनाते हैं या लौह इस्पात बनाते हैं। तो हम जो जमीन से प्राप्त करते हैं, खनिज के रूप में जो हम प्राप्त करते हैं, वो अयस्क प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, वो कोई भी अयस्क हो, जैसे लौह अयस्क। कौन अयस्क, कौन अयस्क, कौन, जिसका उदाहरण है हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट, याद रखिएगा। 58 के बाद क्या कहता है, 59 देख लीजिए फटाफट। कर्नाटक का कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए कौन पहाड़ी भाई, बाबा बुदन। कौन, आइए चेक ही कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक के बाद लौह अयस्क के भारत में कितने, इसके बाद खान है नहीं कहीं, जितना वही है, जितना हम बताएंगे उसके बाद है नहीं। पहला है बैलाडीला। कौन, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला से कच्चा लोहा राउर की आपको भिलाई को जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क, याद रखेंगे लोहा का पहाड़ है छत्तीसगढ़ में। कहां पे, कहां पे भाई, कौन सा, छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो याद रखेंगे, जैसे नाम सुने होंगे, सुकमा का नाम सुने हैं, सुकमा के बाद है दंतेवाड़ा। कौन, जगदलपुर। कौन, राजनांदगांव। कौन, कौन, और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग। कौन,
ये सारे डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं और उसी में एक खान है, वहां निकाला जाता है और उस जगह का नाम है बैलाडीला। क्या नाम? जैसे झारखंड में कोयला प्राप्त होता है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, लेकिन धनबाद में भी एक खास एरिया है झरिया। कौन कौन? जैसे लोग कहता कि पटना में पढ़ते हैं लेकिन पटना में एक खास एरिया है मुसल्लापुर हाट। क्या है? गांव में बोल देगा कि मुसल्लापुर हाट में पढ़ते हैं, घर में छोड़ कहेगा भाग पटना जल्दी आओ, तुमको भेजे थे पटना मुसल्लापुर हाट और तुम जो है नहर पर जाकर भी तुम पढ़ना शुरू किया। तो पटना का एक जगह है मुसल्लापुर हाट, है कि नहीं है? उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा। कौन? उससे एक नया जिला बना है सुकमा। कौन? वहां पर एक लोहे की खान है जिसका नाम है बैलाडीला। क्या? कौन डीला? तो बैलाडीला लोहे की खान कहां है भाई? छत्तीसगढ़। कहां पे? बैलाडीला के बाद प्यारे ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण लोहे की खान है नोआमुंडी। कौन? नोआमुंडी है प्यारे झारखंड। कहां है? तो झारखंड में कौन है? नोआमुंडी। कौन? तो नोआमुंडी कहां पड़ता है? कहां कहां? उसके बाद है प्यारे मयूरभंज। कौन? मयूरभंज। मयूरभंज है उड़ीसा। कहां? तो मयूरभंज कहां पड़ता है? कहां कहां? कौन सा? मयूरभंज। कौन सा? तो बैलाडीला कहां है? नोआमुंडी, मयूरभंज, मयूरभंज और कुंद्रेमुख कहां है? कर्नाटक। कुंद्रेमुख और वहीं एक पहाड़ी है बाबा बुदन। कौन? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? और बाबा बुदन पहाड़ी है कहां? कहां? जबकि एक आपको पूछेगा बाबा बुदन नहीं, बादाम पहाड़ी। कौन पहाड़ी? तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ी कहां है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। अब बादाम पहाड़ी उड़ीसा। बादाम पहाड़ी मयूरभंज कहां है? उड़ीसा। नोआमुंडी झारखंड। अब बैलाडीला। तो याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुंद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। कहां है भाई? कर्नाटक। याद रखिएगा। इसके अलावे देखिए आ ही गया फिर जो हम अभी बताए थे उड़ीसा का कोयझर। कौन? मयूरभंज। कौन? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो उड़ीसा का कोयझर मयूरभंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब चलिए उड़ीसा का कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण एक बांध है, बिजली उत्पादन करता है हीराकुंड। कौन? तो बताओ हीराकुंड बांध किस राज्य में है? और यहीं पर प्यारे है चिल्का झील। कौन? तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन? चिल्का कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां कहां? यहीं पर एक बंदरगाह है पारादीप। कौन? तो बताओ पारादीप बंदरगाह अगर पूछ दे तो कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां पड़ता है? कौन बंदरगाह? पारादीप। कौन? तो पारादीप का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जबकि यहीं पर याद रखेंगे प्यारे एक जगह है कोरापुट। कौन सा? कोरापुट की बात करेंगे एल्युमिनियम बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके के लिए? बॉक्साइड उत्पादन के लिए। बॉक्साइड मतलब एल्युमिनियम उत्पादन के लिए कोरापुट कहां पड़ता है? उड़ीसा। कोरापुट कहां पड़ता है? जैसे कोयझर और मयूरभंज कहां है? उड़ीसा। किसके लिए? लोहा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो उड़ीसा का कोयझर और मयूरभंज किसके लिए? लोहा के लिए। जबकि कोरापुट याद रखेंगे उड़ीसा में किसके लिए? बॉक्साइड। किसके लिए? जबकि पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। कौन? और भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन? हीराकुंड। कौन? और हीराकुंड है कहां? कहां? महानदी पर। किस नदी पर? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे।
60 के बाद 61। अभी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर कौन, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं किस एस के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह एस के लिए। किसके लिए? तो रायपुर कौन भाई, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, किसके लिए? लौह एस। किसके लिए? और यहां पर मैंने बताया था कि लौह एस के लिए 2 खनिज क्षेत्र हैं जिसमें बैलाडीला और आपका बैलाडीला जो सबसे महत्वपूर्ण लोहे की खान था, कहां पर था? छत्तीसगढ़। कहां पे? और छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे यहीं पर भिलाई स्टील प्लांट है। कौन प्लांट? तो भिलाई स्टील प्लांट की बात करेंगे, या भिलाई इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कौन? भिलाई। और भिलाई को जो लोहा जाता है वो जाता है, जो खान है वो है बैलाडीला। कौन? तो बैलाडीला से जो लोहा निकाला जाता है वो किस स्टील प्लांट को जाता है? किसको? भिलाई। किसको? और जो वहां से अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे रायपुर कौन, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, इसके अलावा जगदलपुर कौन, दंतेवाड़ा कौन, सुकमा कौन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहां है? छत्तीसगढ़। कहां? कहां? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 62 नंबर। चलिए 62 नंबर में कहता है, ध्यान देना है भाई, चीन का पेंकी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? किसका भाई? चीन। देखिए दुनिया में चीन सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा क्या चीज का? कोयला। सबसे ज्यादा लोहा। क्या भाई? लोहा। कोयला के बाद लोहा। याद रखेंगे सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा चाय, ये सारे चीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा मोबाइल की बात करेंगे चाइना, सबसे ज्यादा फ्रिज याद रखेंगे चाइना, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर कौन? चाइना। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस चाइना, है ना? तो ध्यान रखिएगा अक्सर चीज में, क्योंकि चाइना डुप्लीकेट बनाने में माहिर है, वो मार्केट को तबाह कर देता है। जैसे भारतीय मार्केट को याद रखेंगे मोबाइल में तबाह कर दिया, यहाँ की कोई कंपनी को एकदम जो है वो बढ़ने ही नहीं देगा। इस लेकर क्योंकि जो फंक्शन आपको यहाँ की कंपनियां 20,000 में देगी वो बोलता है हम 8,000 में दे देंगे। इस लेकर उसकी आप देखेंगे उसकी कंपनियां रेडमी हो, रियलमी हो या सियोमी हो, ये सब पूरा पूरा ब्रांड लेके आ गया। ओप्पो, वीवो, पोको, है ना? ये सारी ब्रांड कहां की है? चाइना। कहां की है कि नहीं है? और ध्यान रखेंगे हम ना चाहते हुए भी हमको लेना पड़ता है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कोई उपाय भी तो नहीं है ना? इस लेकर अगर मैं सर्वे इस क्लासरूम का करवा दूं तो ध्यान रखेंगे 80% चाइनीज सेट मिलेगा, जिसमें वीवो 1 नंबर पर होगा। यहां 50% लोगों के पास वीवो होगा, फिर ओप्पो होगा, पोको होगा, है ना, रियलमी होगा, रेडमी होगा। तो ये स्पष्ट रूप से चाइना, ध्यान रखेंगे, दुनिया में, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस भी दिया और दुनिया के बचाव के लिए रॉ मटेरियल का दवा भी भेजता है। आप ठीक है मोबाइल नहीं लीजिएगा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि बहिष्कार करेंगे, मोबाइल नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। प्यारे, जो ये दवा खाते हो ना सुबह शाम, उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अब तो भारत सरकार अभी फिलहाल में ध्यान रखेंगे कुछ थोड़ा सा अपना प्रोडक्शन करने लगा, तो जो है लाचारी भी तो है, कहां से क्या कीजिएगा। पूरा कोरोना वायरस हुआ, वेंटिलेटर दुनिया में कहीं मिल ही नहीं रहा था, चाइना तुरंत बनाना शुरू कर दिया और दुनिया को 80% वेंटिलेटर भी बोला कोरोना हम दिए, वेंटिलेटर भी ले जाओ, आराम से सूतो वेंटिलेटर पर, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाइना दुनिया में कोयला का उत्पादन करता है, लोहा का उत्पादन, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा पठारी एरिया है, तो ऑटोमेटिक है रॉ मटेरियल निकलेगा ही, खनिज निकलेगा ही। और जिसके पास खनिज है के भंडार हैं, तकनीक है, मेहनत लोग है ना, अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए सांप बिच्छा खाता है ना, तो हाँ भाई कुछ भी, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, ये कुछ भी खा लेता है,
क्योंकि उसकी जीडीपी बढ़े, है ना? क्या क्या बोल रहा है रे? नेक्स्ट सवाल बाद में बोल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील लौह क्षेत्र लैंग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह एस के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र है सुपीरियर, कौन? और कई बार मैंने बताया सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन पानी का? तो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन प्यारे? और सुपीरियर झील है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अमेरिका और किसकी सीमा पर? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। और सुपीरियर का लैंग क्षेत्र याद रखेंगे अमेरिका का लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है प्यारे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कह रहा देख लीजिए। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी देश में से एक है? भारत। कौन? मैग्नीज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इस्पात उद्योग। किस उद्योग के लिए? तो इस्पात उद्योग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज। किसका उपयोग करते हैं? और अभी मैंने बताया था कि मैग्नीज के लिए उड़ीसा का एक क्षेत्र है कालाहांडी। कौन? कालाहांडी उड़ीसा में याद रखेंगे मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। कौन उत्पादन क्षेत्र है? तो मैग्नीज उत्पादन के लिए उड़ीसा का कौन सा जगह? कालाहांडी। कौन कौन कौन? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा इसके अलावे मध्य प्रदेश। कौन भाई? मध्य प्रदेश का एक जगह है माजल खंड। कौन सा? माजल खंड मध्य प्रदेश में प्यारे मैग्नीज के लिए यह भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जगह? माजल खंड। कौन सा? तो माजल खंड मैग्नीज के लिए कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? जबकि अगर पूछ दे कालाहांडी, कौन? कालाहांडी कहां पड़ता है? कहां? किसके लिए? मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? किसके लिए? इस्पात उद्योग। किस उद्योग के लिए? किस उद्योग के लिए? किस उद्योग के लिए? किसका उपयोग? मैग्नीज। किसका? ध्यान रखिएगा मैग्नीज से हम लोहे को कठोर बनाते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वाहन, रेलवे इंजन, रेलवे ट्रैक या फिर अन्य वाहन के जो भी याद रखेंगे पार्ट बनते हैं, उनमें मजबूती के लिए हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें जंग भी ना लगे, ठोस भी हो, मजबूत हो, ताकि ध्यान रखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करे, जिससे वो टिके। तो इस लेकर हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टील का प्रयोग और हल्का भी हो, ये ध्यान रखिएगा। 64 के बाद आपका 65। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लौह और किसका? मैग्नीज। लौह और किसका भाई? मैग्नीज। जैसे ध्यान रखेंगे फैन, अब आप देख रहे हैं फैन के अंदर यहां पर जो लगा है, ये जो आप चमकता हुआ देख रहे हैं, ये स्टील है। क्या है? स्टील है। और ये इसमें याद रखेंगे मैग्नीज भी मिलाया गया है, और याद रखेंगे क्रोमियम निकेल भी मिलाया गया है। निकेल और मैग्नीज मिला के इसको स्टेनलेस स्टील बनाया गया है। और स्टेनलेस स्टील बनाया गया ताकि ये हल्का भी हो और मजबूत भी हो। आप देख लीजिए एक यहां पर भी लोहा लगा हुआ है, ये जो आपके रॉड लगा हुआ है, ये नॉर्मल याद रखेंगे लोहा है, इसमें मैग्नीज नहीं है, जंग लगेगा इसमें, मतलब कि ये ध्यान रखेगा। जबकि आप देखेंगे इस पंखे के अंदर एक पार्ट होता है बैरिंग, और ये बैरिंग अगर आप देखेंगे तो ये बैरिंग स्टेनलेस स्टील होता है। इस लेकर स्टेनलेस स्टील एक रासायनिक प्रोसेस है जिसमें लौह अयस्क में मैग्नीज और निकेल मिला के बना दिया जाता है। जैसे आपके घर के बर्तन, थाली, लोटा, गिलास, ये सभी स्टेनलेस स्टील है। जंग कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जंग लगेगा तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। तो जो है 6 महीना साल भर में थाली खरीदना पड़ेगा। एक बार थाली खरीद लीजिए, पानी में दीजिए, कहीं दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन अंतर यही है कि एक बार स्टेनलेस स्टील अगर बन गया तो ध्यान रखेंगे कभी भी अब वो लोहा नहीं बनेगा, क्योंकि वो रासायनिक प्रोसेस से गुजर गया है। इस लेकर देखेंगे कि अगर आपके गांव में सम पापड़ी या केला बेचने वाला आता है, ई लोहा का दे देगा, थाली छिपिया लेके जाइएगा तो नहीं देता है।
इतना सम पापड़ी नहीं देगा, देता है? बचपन में किए थे कि नहीं किए थे? अरे ये लेके चल गया, बोला हैकर नहीं देते बउआ, थोड़ा सा ले ले, जो बड़का लोहा लेके आओ, है ना? तो बात ध्यान दीजिएगा, है ना? तो जंग रोधी, कौन रोधी? जंग रोधी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 65 के बाद 66, है ना? 66 देखेंगे, कहता है चालको पायराइट, उसके बाद क्राइसोकोला, ब्रोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट एवं कहता है मालासाइट इत्यादि किसके अस्क हैं? तांबा। किसके भाई? तांबा का उत्पादन भारत में कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन जहां भी होता है वो ध्यान रखिएगा। जैसे तांबा के लिए सबसे पहला है खेतड़ी, कौन? खेतड़ी तांबा के लिए कहां पे? राजस्थान। उसके प्यारे घाट शिला, कौन? घाट शिला तांबा के लिए झारखंड। कहां पे? तो याद रखेंगे, खेतड़ी तांबा के लिए कहां पे? कहां पे? कहां पे? जबकि घाट शिला कहां है? कहां? झारखंड। कहां पे? तो याद रखेंगे, तांबा का, सोना का, चांदी का निष्कर्षण भारत में कम होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए सबको पंखा, सबको फ्रिज, सबको कूलर, सबके घर में वायरिंग चाहिए, और ये इसके उपयोग के लिए हम तांबा का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। तो हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास तांबे के उतने क्षेत्र नहीं हैं। इस लेकर हम दुनिया के देशों से तांबे का आयात करते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति को लेकर। जबकि भारत, ध्यान रखेंगे, कुछ खनिज में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है, जैसे लोहा, जैसे मैग्नीज, जैसे याद रखेगा आपका अभ्रक, जैसे कोयला। तो कोयला और ये ही चारों सबसे महत्वपूर्ण भी है। सोना कम भी है तो चलेगा, भले सोना बहुमूल्य है, लेकिन ध्यान रखेंगे उपयोगिता के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम बात करेंगे, एक एक लोगों की अगर बात करेंगे, तो ये ध्यान रखेगा कि लोहा ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुनिया के अंदर जो हुआ वो याद रखेंगे लोहा और कोयला से हुआ। लोहार किससे हुआ? लोहार किससे हुआ? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेगा। और तांबे का भी उपयोग याद रखेंगे बड़े पैमाने पर इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक समय में याद रखेंगे जितने भी कल कारखाने हैं वो सभी में याद रखेंगे तांबे का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। इस लेकर किसी भी देश या दुनिया के विकास या डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखेंगे तांबे का भी बहुत बड़ा क्या है? उपयोग है। लड़की ध्यान देना है, उदास ने उदास नहीं होना है। नौकरी बादो, नौकरी तो लगबे करेगा, पढ़ रही है, लेकिन उदास जब होइएगा तो फिर भाई दिक्कत है ना? चलिए 3-4 क्वेश्चन के बाद हम आपकी सेवा समाप्त करेंगे। चिली का चुकी माटा, अमेरिका का बूटा क्षेत्र तथा कनाडा का कहता है सडवरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबा। किसके लिए? चुक्की माटा। चिली का कौन सा? चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका की जिसकी राजधानी सेंटियागो है। और कहता अमेरिका का बूटा, कनाडा का कहता सैडबरी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जैसे भारत का याद रखेंगे खेतड़ी, कौन? भारत का। और घाट शिला कौन? किस अयस्क के लिए? किसके लिए? किसके लिए? जैसे कोडरमा, कौन? गिरिडी, कौन? अवरक के लिए। किसके लिए? किसके लिए? राजस्थान में मकराना, कौन? संगमरमर। किसके लिए? तो मकराना किसके लिए? संगमरमर। किसके लिए? किसके लिए? जैसे छत्तीसगढ़ का कोरबा, कौन? छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला के लिए। किसके लिए? किसके लिए? जैसे उड़ीसा का तलचर, कौन? उड़ीसा का तलचर भी याद रखेंगे कोयला के लिए। किसके लिए? और याद रखेंगे कर्नाटक का कोलार, कौन? तो कर्नाटक का कोलार किसके लिए? सोना के लिए। किसके लिए? और मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। क्लियर?
नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 67 के बाद 68 प्यारे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सेबुम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, खेतड़ी एवं बालाघाट किस खनिज के लिए? तांबा। कौन? तो याद रखेंगे इस क्षेत्र में हमने अभी बताया था, झारखंड का एक क्षेत्र था घाटशिला। कौन? घाटशिला किसके लिए भाई? तांबा के लिए। किसके लिए? जबकि खेतड़ी भी किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल 69 में देख लेंगे क्या है। 69 के बाद कहता है भारत में अवरक कहां पाए जाते हैं? झारखंड के कोडरमा और कहां पे? गिरिडीह। कोडरमा और कहां पे? गिरिडीह। किस कौन सा भाई? अवरक। कौन? और दुनिया में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन भारत करता है। कौन करता है? कौन? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन कौन? भारत। कौन? और प्यारे ध्यान रखना कि इंडिया में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। इंडिया में कहां? विश्व में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन कौन करता है? भारत। कौन? अरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत। विश्व में सबसे ज्यादा। अब भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा। लेकिन भंडार और प्रोडक्शन गलत पढ़ के मत जाइएगा, है ना, या पढ़िएगा मत। दो प्रोडक्शन में याद रखिएगा, प्रोडक्शन में कोई अलग है और भंडार में अलग है। पूछेगा कि मान लीजिए कि अबरक के भंडार तो झारखंड, कहां? अबरक के भंडार कहां? लेकिन अबरक का उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन? अब लड़का भंडार पढ़ के आ रहा है, बोल रहा है कि सर तो अबरक का तो सबसे ज्यादा है आपका झारखंड में, आप बता रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो मैं आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन बता रहा हूं। जैसे याद रखेंगे गाय सबसे ज्यादा है इसके यहां, लेकिन दूध है इसके यहां, क्योंकि इसके पास गाय ज्यादा है, 100 गो देहाती, और इसके पास 8 गो है जर्सी। तो इसका गैया है 22 लीटर 25 लीटर वाला, एकड़ गैया है 1.5 लीटर वाला, जिसमें 10 गो 15 गो जो है तो समझो कि वो नहीं देती है ना। तो गाय की संख्या भले इसके पास ज्यादा है, लेकिन दूध उसके पास, है ना। तो भंडार, चूंकि प्रोडक्शन हम क्लॉज भी कर देता है, ज्यादा दिक्कत लगाओ सरकार को, वहां के सरकार को, तो वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो भंडार में झारखंड और प्रोडक्शन में कौन? आंध्र प्रदेश। चलिए यूट्यूब वाले ऑनलाइन कमांडोज देखेगा, और लास्ट सवाल आज के सेशन का है ना, कहता है एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। और भारत में एल्युमिनियम का सबसे उत्पादक राज्य कौन प्यारे? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी याद रखेंगे कोरापुट, याद रखेंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पष्ट रूप से एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट के लिए याद रखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा? कोरापुट। उड़ीसा का कौन सा? कौन सा? कंफर्म ना? तो आज का सेशन लास्ट ही है क्या? हम कुछ समझे नहीं। आज पहली बार हमको रोक के बोल रहा कि एगो आ रहा है, नहीं तो पहली बार उठ जाता था। ऑस्ट्रेलिया का बाइपा क्षेत्र एवं जमाइका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र किस खनिज के लिए है? बॉक्साइट। किसके लिए? तो ऑस्ट्रेलिया का बाइपा, ऑस्ट्रेलिया का कौन? और जमाइका, जमाइका याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। तो प्यारे आज का सेशन यहीं तक, बॉक्साइट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास कल।